नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम पार्शियल इक्वेशन मेथड से समीकरण को संतुलित करेंगे। आखिर हमें पार्शियल इक्वेशन मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जटिल यौगिक है जिसमें तत्व कई बार बार आते हैं, तो उसे अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना हमें काफी डिफिकल्ट लगता है। तो इस आंशिक समीकरण विधि द्वारा अगर हम संतुलित करेंगे पार्शियल इक्वेशन मेथड से तो काफी आसान होगा, और इससे हमें अभिक्रिया भी समझ में आ जाएगी कि अभिक्रिया किस प्रकार हो रहा है। और जो इसमें सांद्र यौगिक है, जटिल यौगिक, जिसे हम बार बार जो अभिक्रिया किसी अम्ल से कराएंगे तो उस तरह से तनु होते जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे आखिर लागू किस पर होता है? सबसे ज्यादा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, HCl, H2SO4 और हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसमें हमें इस विधि द्वारा हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए आखिर कुछ शर्त है। इस विधि से समीकरण को सरल समीकरणों में तोड़ें, तो हमें सबसे पहले सरल समीकरण में तोड़ लेना है और उसके बाद सभी समीकरणों को अनुमान विधि द्वारा, इसमें अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना है, और इसके बाद सभी संतुलित समीकरणों को सरल समीकरणों में जोड़ देना है। आखिर जो सरल समीकरण है उसको हमें आपस में जोड़ लेना है। और जो चौथा नंबर में लिखे हैं, जो यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, कि आखिर लिखने से अभी स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी यौगिक को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद तीर के दाएं तरफ जो ऊपर वाला जो यौगिक अगर टूटेगा, जो तीर के दाएं तरफ और तीर के बाएं तरफ जो कोई तत्व या यौगिक होगा तो वो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हम तो देखते हैं, यहाँ पर जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेते हैं और यहाँ पर HCl को। इस सांद्र है, सांद्र का मतलब गाढ़ा, तनु माने पतला। तो इस तरह से अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले जो कोई यौगिक होगा अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा पार्शियल इक्वेशन मेथड में, तो सबसे पहले यौगिक टूटेगा। अगर कोई अम्ल तत्व से अभिक्रिया करेगा तो इस तरह से अगर होगा, तत्व कोई अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल टूटेगा। तो यहाँ पर यौगिक है, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो कौन टूटेगा? यहाँ पर यौगिक टूटेगा। तो यहाँ पर जैसे में यहाँ पर हम लेते हैं कि K2Cr2O7, जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो K को यहाँ रख देते हैं और Cr यहाँ पर और ऑक्सीजन यहाँ पर। अब इसका वैलेंसी -2 और इसका +3 होता है, इसका +3 और इसका +1। तो यहाँ पर जो माइनस वाला होगा उसी से हम अभिक्रिया कराएंगे। तो इससे अगर पोटेशियम से कराएंगे तो क्या होगा? इसका 2 इसके पास आ जाएगा, तो ई बना देगा K2O। और फिर ऑक्सीजन को इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? Cr, और 2 जो है इसमें का 2 इसके पास आ जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 जो है इसके पास आ जाएगा। अब देखो, अभिक्रिया कराने के बाद जो कुछ ऑक्सीजन बच रहा है वो क्या होगा? नवजात ऑक्सीजन होगा। तो यौगिक को तोड़ने के बाद इतना होगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि K2Cr2O7। अब देखो यहां पर तोड़े हैं इस यौगिक को, तो कितना आया है? K2O। और यहां पर ऑक्सीजन से बार बार अभिक्रिया कराएंगे क्योंकि यहां पर ऋणात्मक यही है तत्व, और यहाँ क्या होगा? उसके बाद Cr2O3 प्लस यहाँ पर कुछ नवजात ऑक्सीजन बच रहा है, तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन लिख लेंगे। समीकरण फर्स्ट होगा। अब यहाँ पर इसको संतुलित कर लेंगे कि यहाँ पर लिखा है इस विधि से समीकरण को सरल समीकरणों में तोड़े। यहाँ पर सरल समीकरण में तोड़ लिए हैं। अब सभी समीकरणों को अनुमान विधि द्वारा, तो अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 1 4 और इधर 7 है, तो 3 से गुना कर देंगे इधर। तो 3 और 3 6 और 1 7 बराबर हो गया। Cr2 2 है तो यहाँ पर 2, K2 2 है, संतुलित हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो तोड़े हैं यौगिक, इसी यौगिक को जो तोड़े हैं से बार बार हम अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। तो क्या होगा? K2O
प्लस यहाँ पर HCl से अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर पोटेशियम और क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, और H जो है O से अभिक्रिया करेगा तो ये जल बनाएगा। अब इसे हमें संतुलित कर लेना है। तो यहाँ पर K2 2 गो है तो इधर 2 से गुना कर देंगे तो 2 और 2 बराबर हो गया, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इधर 2 से गुना कर लेंगे, समीकरण 2 होगा। अब यहाँ पर बच रहा है K2O से हो गया। अब Cr2O3 से अभिक्रिया कराएंगे तो Cr2O3 प्लस किससे, HCl से। जब तक पूरा तनु न हो जाए तो HCl से अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर Cr और यहाँ पर Cl से अभिक्रिया कराएंगे तो इसका -1 इसका +3 इस पे आ जाएगा, तो क्या बना देगा CrCl3, इसका 3 इस पे आ जाएगा और इसका -1 नहीं आता है, ऐसे में साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब बच क्या रहा है, ऑक्सीजन बच रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बच रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर Cr कितना है, 2 गो है, तो इधर क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 3 दूना 6 गो Cl है तो यहाँ कितना, 6 से गुना कर देंगे तो 6 गो यहाँ पर Cl क्लोरीन हो गया, और इधर 6 गो हाइड्रोजन, इधर कितना 2 गो हाइड्रोजन है तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे। तो कितना, 3 दूनी 6, 6 संतुलित हो गया और ऑक्सीजन भी फ्री होगा, इस समीकरण 3 होगा। अब क्या बच रहा है, नवजात ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से अम्ल से, ऑक्सीजन और अम्ल के बीच अभिक्रिया होगा, तो यहाँ इसके बीच अभिक्रिया होगा तो क्या बना देगा, जल बना देगा, और यहाँ पर Cl2 निकल जाएगा तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से समीकरण संतुलित हो गया। तो इस समीकरण कितना है, 4 है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां से ही कट जाएगा इससे, और ही कट जाएगा इससे, और यहां पर जो ऑक्सीजन है यहाँ कितना है, 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे। जैसे 3 से गुना कर देंगे हम, तो यहाँ पर ही मिटा देते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 दूना 6 HCl हो जाएगा, और इधर गुना करते हैं तो कितना, 3H2O, और इधर 3 से गुना करेंगे, सभी में 3 से गुना करना है, तो यहाँ पर 3Cl2। तो इस तरह से चौथा समीकरण। अब इस समीकरण को हमें नहीं जोड़ना है क्योंकि चौथा जो समीकरण है यहाँ पर 3 से गुना करके बराबर कर लिए है। तीर के बाएं तरफ जो तत्व है यौगिक है, और इधर भी तत्व है यौगिक। अब देखो यहाँ इसको हम घेर देंगे। अब देखेंगे यहाँ K2O से कट गया, वही 4 नंबर में है, लिखे है कि कोई यौगिक अगर टूट रहा है तो क्या होगा, तीर के बाएं तरफ और दाएं तरफ के जो तत्व या यौगिक होगा वो क्या होगा, कट जाएगा। तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा Cr2O3 से, और ऑक्सीजन से ही कट जाएगा। अब जो तीर के जो बाएं तरफ होगा LHS में, उसे हमें जोड़कर लिख लेना है। तो क्या होगा, K2Cr2O7 पोटेशियम, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे HCl कितना है, 2 गो HCl है, और इधर 6 गो, तो 6 और 2 8, और 6 इसे नहीं जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 2 14, तो यहाँ पर 14 HCl हो गया, 14 HCl, और इधर वाला सब कट गया। अब इधर हम काउंट करेंगे कि 2 KCl और है इसमें, और नहीं है तो यहाँ पर 2 KCl लिख देंगे। अब यहाँ पर H2O को जोड़ लेंगे, एक H2O है यहाँ पर, और तीसरा समीकरण में H2O कितना है, 3, तो 3 और 1 मिलाकर 4, और 3 7,
तो यहाँ पर 7 H2O हो गया। अब यहाँ पर CrCl3, तो यहाँ पर प्लस Cr और Cl3 हो रहा है, 2CrCl3 हो गया। अब एक और बच रहा है क्या, 3Cl2, तो यहाँ पर 3Cl2 हो गया। एक बार फिर से मिला लिया, यहाँ पर K2Cr2O7 प्लस यहाँ पर टोटल जो है 2 और 4 8 और 6 14 हो गया, और इधर 2KCl हो गया, 3 और 1 4 और 3 7 H2O हो गया, और यहाँ पर 2Cr2Cl3 हो गया, और यहाँ पर 3Cl2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर जो पार्शियल इक्वेशन मेथड से जो समीकरण बनाया गया है जो सही है कि गलत, तो हमें जांच कर लेना है। तो यहाँ पर हम जांचेंगे, तो एक LHS लिखते हैं और RHS। तो यहाँ पर देखते हैं कि K2 कितना है, पोटेशियम 2 है तो 2 लिख दिया है, और इधर RHS में कितना है, K2 2 है तो इधर भी 2 लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पर Cr जो है क्रोमियम कितना है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, और RHS में कितना है, Cr 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 7, तो ऑक्सीजन 7, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 7 से गुना करेंगे तो 7, इधर भी ऑक्सीजन 7। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन के बाद क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है, 14 से गुना हुआ है तो 14 हाइड्रोजन इधर भी है, और इधर हाइड्रोजन 7 दूना 14, RHS में भी हाइड्रोजन 14 है। अब यहाँ पर क्या है, Cl कितना है, 14 से Cl में गुना होगा तो 14 को Cl भी होगा यहाँ पर, तो क्लोरीन भी 14 को, और इधर देखते हैं तो कितना क्लोरीन, 3 दूना 6, और 2 से गुना करेंगे तो 6, तो 2 3 6 और 6 12 और 2 14, तो यहाँ पर भी 14 हो गया। तो RHS LHS और RHS में अगर सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो पार्शियल इक्वेशन मेथड जो है ये एकदम राइट है। तो इस तरह से अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।